आज की इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और उनका सॉल्यूशन यानी उनके आंसर भी देखेंगे। तो एक बात मैं शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए बीच में मत छोड़ के जाना वीडियो। पहले कोई काम है तो उसको जाके कर लो, बाद में ये वीडियो आके देख लो, ठीक है। पूरा रिवीजन करेंगे और जहाँ तक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सारे चैप्टर को मिला के आपके इसमें 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं और ये 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपके जो है कम से कम 90% तो फंस ही जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, पूरी PDF, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। उसमें आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी और बाकी के जो अदर नोट्स हैं उनकी भी PDF आपको उसी में मिल जाएगी। आई बात समझ में। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर आपको पेमेंट करना है। देन व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट का और व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मैं आपको वहीं पे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। चलिए पहला चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरणीय सूचक या पारिस्थितिकी सूचक क्या है, समझाइए। देखिए पर्यावरणीय सूचक या पारिस्थितिकी सूचक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्यावरणीय सूचक क्या होता है। पर्यावरणीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास करा देते हैं। यानी कि ऐसे सूचक जो पहले से ही बता दें कि पर्यावरण में ये घटना होने वाली है, ठीक है। जैसे भूकंप आने वाला होता है तो हमें इंडिकेट मिल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है या आंधी तूफान आने वाला है। तो ऐसे सूचक जो पर्यावरण में जो घटना होने वाली है उसको पहले से ही दिखा दें हमें, तो वो होते हैं पर्यावरणीय सूचक। जैसे वायुमंडल में ओजोन को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों की सांद्रता यह बताती है कि ओजोन परत में छिद्र होने वाले हैं। पर्यावरण संकेतकों का उपयोग सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान केंद्रों आदि द्वारा किया जाता है। तो ये पर्यावरणीय सूचक हुए। लेकिन पारिस्थितिकी सूचक क्या है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ऐसे सूचक जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर आप कह सकते हो कि पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, उन्हें हम पारिस्थितिकी सूचक कहते हैं। जैसे लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है, ठीक है। किसको, वायु प्रदूषण को मापने में लाइकेन का प्रयोग किया है। तो जो लाइकेन हो गया एक पारिस्थितिकी सूचक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता क्या है, इसकी आवश्यकता, विशेषता और लाभ को समझाइए। तो सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित परिवेश में, भौगोलिक क्षेत्र और एक निश्चित परिवेश यानी कि आप जहाँ रहते हो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, एक निश्चित जो परिवेश है, उसमें पाए जाने वाली किसी भी प्रकार के जीवधारियों की प्रजातियाँ तथा उनमें पाए जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके चारों ओर जितने भी प्रकार की जीवधारियाँ और उनकी प्रजातियाँ हैं और उनमें जितनी भी समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं, उन्हीं को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक तो जाति के आधार पे, दूसरी आनुवांशिक जैव विविधता और तीसरी पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। पहला अगर मैं बात करूं जातीय जैव विविधता की, तो सुनिएगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सही बात है, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सब विभिन्न जातियों में बटे हुए होते हैं, ठीक है। विभिन्न जातियों में, अलग अलग प्रजातियों में ये बटे हुए होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जातीय जैव विविधता। दूसरा आनुवांशिक जैव विविधता क्या होगी, ये जो है प्रजाति इनमें जो है भिन्नता पाई जाए। जब एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवधारियों में भिन्नता पाई जाती है तो यह आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता,
जब जीव जंतु व पेड़ पौधों के निश्चित समुदाय की विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता कहते हैं। आई बात समझ में जैव विविधता क्या होती है। अच्छा, जैव विविधता की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमको, तो इसकी आवश्यकता इसीलिए है ताकि मनुष्य एवं जीव जंतुओं की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मनुष्यों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय अनुवांशिकता को लगातार बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है, और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। जैव विविधता की आवश्यकता। देन जैव विविधता की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इसमें सभी जीवधारियों के आनुवांशिक गुणों का समावेश होता है। किसमें? जैव विविधता में। और इसमें प्रजातियां भी होती हैं। प्रत्येक पशु पक्षी अपनी अपनी प्रजातियां के होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। इसमें पर्यावरण की विषमताओं का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, ठीक है। कौन सा किस प्रजाति का है इसका हमें आभास हो जाता है। चौथा पॉइंट, इसमें पर्यावरण की सीमाओं का भी बोध हो जाता है हमको। तो ये 4 पॉइंट हैं इसकी विशेषताओं के, ये भी आप लोग ध्यान रखना। जैव विविधता के लाभ क्या हैं। इसके द्वारा हम पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। बाहरी और आंतरिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है जैव विविधता से। पर्यावरण में सुधार लाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। सभी जीवधारियों के लिए भोजन का प्रबंध हो सकता है, ठीक है। पता चल गया हमें कितने जीवधारी हैं, तो उनके लिए हम भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं हमें इससे। किससे? जैव विविधता से। पर्यावरण में कोई भी चेंजेज होने वाला है तो पशु पक्षी देते नहीं है, संकेत देते हैं। जैसे आंधी आने वाली हो या कोई आपदा आने वाली हो, तो पशु पक्षी जो होते हैं वो संकेत पहले से ही दे देते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। तो ये इसके जो है लाभ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की सुरक्षा हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्यावरण की सुरक्षा देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखो, पर्यावरण दिन प्रतिदिन बहुत ही दूषित होता जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसकी सुरक्षा करनी है, ठीक है। सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन देना है उसको। तो ये मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण के द्वारा ही पूर्ण होती है। इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, अगर हम पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करें तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करके, उनको मैनेज करके उनको जो है क्या कर सकते हैं, हम उनका प्रबंध करके, ठोस अपशिष्टों का प्रबंध करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। व्यर्थ जल का प्रबंध कर दो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके, जैसे वन संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, इनका क्या करके, इनका संरक्षण करके जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के बारे में लोगों को बताओ, जागरूक करो लोगों को कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए। तो ये जो है, ये सारे फैक्टर जो डिपेंड करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट फिर से दोहरा दूं मैं। अब इन्हीं 5 पॉइंट के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण कर लो तो जो है सुरक्षा मिल जाएगी पर्यावरण को। अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर ठोस अपशिष्टों का प्रबंध कर लो तो सुरक्षा मिल जाएगी। व्यर्थ जल का प्रबंधन हो जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो जाए, पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता होनी चाहिए जगह जगह, गांव-गांव में, शहर में, हर एक स्कूल में इसको जो है पढ़ाया जाना चाहिए पर्यावरण शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो जिससे कि लोग जागरूक बने। तो पहला पॉइंट है आपका पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करके हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ऐसे उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए जो अधिक धुआं छोड़ते हैं। ज़्यादा धुआं छोड़ेंगे वायु प्रदूषण होगा तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह पाएगा। पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी वाहनों, क्योंकि सीएनजी वाहन जो ज़्यादा धुआं नहीं फेंकते, ठीक है, तो इसलिए उनका यूज करना चाहिए हमें। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पे
नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण कर लो या फिर प्रतिबंध लगा दो कि भाई ये वाहन नहीं चलेंगे। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के मामले में कूड़ा कचरा को खुले स्थान पे मत फेंको भाई। उद्योग धंधों से निकलने वाले जो धुएं हैं उनकी चिमनियों को ऊंचा रखो ताकि जो धुआं है विषैला वो जो पृथ्वी पे ना आ पाए, पृथ्वी के वातावरण में ना आए, वो ऊपरी परत में ही रह जाए। ठीक है। तो ये जो है पर्यावरण प्रदूषण के क्या है, कंट्रोल है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट का प्रबंध। तो ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं, ये मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ ही होते हैं लेकिन ठोस की फॉर्म में होती हैं। ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, पिन्नी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, और भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ठोस अपशिष्टों के रूप में आती हैं। ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण को प्रदूषित करने में ठोस अपशिष्टों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठोस अपशिष्टों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट से नहीं निकलता, कूड़ा कचरा वगैरह ये निकलते रहते हैं, ये सब ठोस अपशिष्ट में ही तो आते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट, नगर पालिका की साफ सफाई करने पे जो कूड़ा कचरा निकलता रहता है वो। खेती कार्यों का अपशिष्ट, खेती कार्यों का अपशिष्ट और ईंधन के जलने से जो उत्पन्न राख होती है वो अपशिष्ट। खनन से प्राप्त अपशिष्ट, खनन किया हमने, किसी विषैली गैस निकली, कुछ कूड़ा कचरा कुछ भी निकला, विषैला पदार्थ निकला, उससे वो दूषित हो गया। ठीक है। अच्छा, ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम। जो घरेलू कचरा है उसका उचित उपचार कर दो भाई, गड्ढे में डाल दो, किसी में एक पर्टिकुलर गड्ढे में उसको। उद्योग धंधों से निकलने वाला जो कचरा है उसको गड्ढे में डालकर, ठीक है, औद्योगिक जो केंद्र हैं उनसे भी जो कचरा निकलता है उनको भी एक जगह गड्ढे में इकट्ठा कर दो। कूड़ा करकट इत्यादि आदि को जला दो। रसायनों का प्रयोग कम से कम करो। तो ये ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन हम कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है व्यर्थ जल का प्रबंध करके। व्यर्थ जल मतलब हमें चाहिए 4 लीटर पानी, हम यूज़ कर रहे हैं 5 लीटर पानी, 1 लीटर पानी व्यर्थ में यूज़ कर लिया हमने। तो इससे बचना चाहिए भाई, जितना जितना हमें आवश्यकता है उतना ही यूज करो पानी, ज़्यादा मत फैलाओ भाई, क्या दिक्कत है। जल का उचित प्रकार से प्रयोग करके नदी नालों में बहाया जाना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। ऐसे गंदा जल जो होता है उसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बहा दो नदी नालों में, उसका पहले प्रबंधन करो। नहीं प्रबंधन हो रहा है तो उसको जो है फिल्ट्रेशन में डालो, तब उसके बाद जो है बहाना चाहिए। ठीक है, शुद्ध करके। लेकिन जहाँ तक हो सकता है उसको एक जगह स्टोर कर लो, लेकिन नदी नालों में नहीं बहाओ, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो नदी नालों में मिल जाएगा। मान लो नदी में मिल गया तो नदी में जो भी जीव जंतु हैं वो उसको पिएंगे और फिर बीमार होंगे और हो सकता है उनकी जान भी चली जाए। और उसी नदी के पानी को पक्षी वगैरह पिएंगे तो उनकी भी जान जा सकती है। तो इसलिए भाई ये बहुत घातक है। ठीक है। कुएं में क्लोरीन को डालकर शुद्ध होने के बाद जल का प्रयोग करें। एक जगह जल स्टोर कर लो, उसमें क्लोरीन डाल दो, उसके बाद वो शुद्ध हो जाए तो फिर उसका उपयोग करो। या फिर कुएं में जो पानी होता है उसमें क्लोरीन डालो, क्लोरीन के बाद में वो शुद्ध हो जाएगा, फिर उसका यूज करो। ठीक है। नदी में शव इत्यादि को नहीं बहाना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, इससे आपका जल प्रदूषण होगा। शव इत्यादि को नहीं बहाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनका जो संस्कार होता है वो करके जो है इनको विदाई देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उद्योगों के व्यर्थ जल को बोरिंग के जरिए सीधे समुद्र में मिला देना चाहिए। जैसे जो उद्योग धंधे होते हैं उनका जो वेस्ट वाटर निकलता है तो उसको नदियों में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि इसके अलावा अंडरग्राउंड पाइप बिछा के सीधे समुद्र में मिला दो उनको, तो वहाँ से जल प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी तो पीने लायक ही नहीं है, खारा पानी है बिल्कुल, तो उसमें और मिला दो तो क्या दिक्कत है, कौन पी रहा है उसको। ठीक है। बाकी नदियों का पानी तो साफ और स्वच्छ होता है, तो इसको पीते हैं जानवर, पशु पक्षी वगैरह। तालाब नदियों के आसपास कपड़ा नहीं धोना, पशुओं को नहीं नहलाना आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गांव में ज़्यादातर होता है, तालाब या नदियों में ही कपड़े धोते हैं लोग और पशुओं को भी नहलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है जल प्रदूषण बहुत होता है। ठीक है। तो इन सभी बातों को यूज करके हम व्यर्थ जल का प्रबंध कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके। प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे प्राकृतिक संसाधन, वनों का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, वायु जल जीव जंतुओं का संरक्षण,
इनको जो है वनों का संरक्षण यानी वनों को बचाओ, मृदा को संरक्षित करो और रासायनिक उर्वरक मत फैलाओ, उस पर कंपोस्ट खाद का यूज करो, रासायनिक खाद मत लगाओ उसमें। वायु का संरक्षण करो, वही वायु को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ तो वायु शुद्ध होगी ज़्यादा से ज़्यादा। जल का संरक्षण करो भाई, ठीक है। जल का संरक्षण कैसे करोगे आप? जल का संरक्षण कम यूज करके, व्यर्थ जल को ज़्यादा यूज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? प्रदूषण रोधी ऊर्जा के स्रोतों का विकास करके। प्रदूषण रोधी ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूष्मीय नाभिकीय ऊर्जा, इनके जो स्रोत हैं उनको डेवलप कर दो। जैसे सौर ऊर्जा कहाँ से? सूर्य से मिलती है हमको, ठीक है। तो और पवन ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमको? पवन ऊर्जा वायु से मिलती है। जल ऊर्जा कहाँ से? जल से मिलती है। ज्वार ऊर्जा जो टरबाइनों के द्वारा बिजली का बनाना जो होता है वो ज्वार ऊर्जा के कारण होता है, ठीक है। तो इनको जो है इनका डेवलप करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का विकास आवश्यक है जिनसे प्रदूषण नहीं होता है। सरकार को ऐसे संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत या अपरंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला ये मैंने बता दिया आपको, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होती है ऊर्जा, जिसके फलस्वरूप पानी को गर्म करके उसकी भाप से टरबाइन को घुमाने से बिजली बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता, यानी कि पर्यावरण के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए जिससे कि वो जागरूक हो सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए गांव-गांव या शहर जाकर पर्यावरण के बारे में लोगों को बताना होगा, या फिर स्कूल या कॉलेज में इनकी क्या नॉलेज देनी पड़ेगी पर्यावरण के बारे में। तो वहाँ से जो है पीपल क्या होंगे? शिक्षित होंगे और जागरूक बनेंगे, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण संबंधी व्याख्या दी जाती है। हर मनुष्य को पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव को वातावरण के प्रति जानकारी देती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा क्या है? मानव को वातावरण के प्रति जानकारी दी जाती है। आगे क्या है? सेकंड पॉइंट कि मानव को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाती है। प्राकृतिक एवं जैविक वातावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में बताती है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है ये पर्यावरण शिक्षा। तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, सतत विकास क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है सतत विकास, एक ऐसा विकास जिसके द्वारा मानव की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे कि प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ न हो। तो ऐसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए सतत विकास होता क्या है? जो मानव है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो प्राकृतिक संसाधन है यानी प्रकृति का इस तरीके से उपयोग करें कि वो जो है उसमें ज़्यादा हानि ना हो, ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो प्रकृति के साथ में, तो हम ऐसे विकास को कहेंगे सतत विकास, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लो, निम्नलिखित उदाहरण हैं इसके। पहला है शहरीकरण। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के कारण आवासों में मतलब रहने में कमी आ रही है, जिसकी पूर्ति के लिए अथवा कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। जिसकी पूर्ति के लिए या तो वनों को काटा जा रहा है या फिर कृषि योग्य भूमि को नष्ट करके उन पर घर बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर आने लगे हैं, जिससे शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो ये शहरीकरण है, ठीक है। शहरीकरण के बाद में अगर सड़क विकास की बात करूं तो देखो किसी भी देश की तरक्की के लिए सड़कों का विकास अति आवश्यक है। सड़कें गांव को शहर से, शहर को महानगरों से और औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों से जोड़ने का काम करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न 2 परियोजनाएं तैयार की गई हैं।
पहला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, दूसरा प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग एक्टिविटी। इंजीनियरिंग एक्टिविटी क्या है? बढ़ती जनसंख्या व मानव की आवश्यकताओं के कारण इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ भी सतत श्रेणी में आती है। इंजीनियरिंग एक्टिविटी के कारण बड़े बड़े मकानों, पुलों, नदियों पर बांध आदि बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वनों को काटा जाता है कभी कभी। जहाँ पर एक और इंजीनियरिंग एक्टिविटी से लाभ है, वहीं दूसरी ओर हानि भी है। ठीक है, खनन कार्य माइनिंग करते समय क्या है, ज़मीन से बहुत सारी दूषित गैसें भी निकलती हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीन में से खनन कार्य करके कोयला, लौह अयस्क, सोना, चांदी, रेत आदि प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सतत विकास की मुख्य विशेषताएं। अब भाई हमें इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो क्या विशेषताएं होंगी इसकी? पहला पॉइंट, ये एक ऐसा विकास है जिससे मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बिल्कुल बात है, सतत विकास के द्वारा मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा, ये एक ऐसा विकास है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक हनन ना होने दे। तीसरा पॉइंट, ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि जो आगामी पीढ़ी के हित में हो। ये सतत विकास में आता है। ऐसा विकास जो प्रकृति को संतुलन बनाए रखे, वो सतत विकास होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन है इसका पहला, भूमि संसाधन की परिभाषा तथा इसका सदुपयोग समझाइए। देखिए, भूमि संसाधन क्या होता है? लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन भूमि संसाधन कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता है? वन संसाधन, जल संसाधन, वायु, ठीक है, खनिज संसाधन, ये सब कहाँ? पृथ्वी पे पाए जाते हैं। प्रकृति में मौजूद सभी संसाधनों में से भूमि संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति में मौजूद सभी प्रकार के जीवधारियों का पोषण की पूर्ति भूमि ही करती है। और भूमि के ऊपर या नीचे सभी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे वन संसाधन, जल, खनिज संसाधन आदि। भूमि विभिन्न घटकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, वातावरण और वनस्पति तंत्र। ठीक है, तो इन घटकों से मिलकर भूमि बनी है। आई बात समझ में? भूमि संसाधन के सदुपयोग कैसे कर सकते हैं हम? भूमि संसाधन के सदुपयोग पेड़ पौधों के लिए आवश्यक भोजन की व्यवस्था भूमि संसाधन के द्वारा ही होती है। ठीक है, मनुष्यों के लिए रहने की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, सड़क, रेल यातायात आदि की सुविधा सब ये भूमि संसाधन पर ही होती है। और मनुष्यों को जल की प्राप्ति, मनुष्यों को विभिन्न खनिज पदार्थ भूमि से ही प्राप्त होते हैं। तो ये भूमि संसाधन के उपयोग हैं। अब भाई भूमि के बिना क्या ही है? भूमि पर ही तो सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ वहीं पे मिलता है। तो पेड़ पौधों के लिए भोजन की व्यवस्था और भी अपने आगे बना के इसमें लिख सकते हो तुम। मृदा अवकरण समस्याएं क्या हैं और उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? तो मृदा अवकरण समस्याएं यहाँ देखो, मृदा की उपजाऊ परत जो होती है उसका धीरे धीरे क्षय हो जाना, मृदा और उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाना, या फिर धीरे धीरे उस उर्वरक शक्ति का ख़त्म हो जाना, क्षय हो जाना। तो हम क्षय हो जाना, और जो यही समस्या है इसी को मृदा अवकरण समस्या कहते हैं। मृदा के उपजाऊ परत का धीरे धीरे क्षय हो जाना या मृदा की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाने की समस्या को मृदा अवकरण समस्या कहते हैं। इसके अंतर्गत मृदा अपरदन होता है, लवणता की अधिकता, जल की क्रांति, रसायनों की अधिकता आदि आता है। ठीक है, अब मृदा अपरदन क्या होता है? देखो, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन पृथ्वी की ऊपरी परत का धीरे धीरे किसी कारण से समाप्त हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है, जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तीव्र बहाव, पानी का तीव्र बहाव, आंधी या तूफान, बाढ़ या फिर वृक्षों के कटान। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा नहीं होगा।
लवणता की अधिकता। अब लवणता की अधिकता का क्या मतलब है इसमें? देखो, समुद्र के चारों ओर जितने भी खेत होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में होता है नमक, और जब नमक होता है लवण, और जब पानी उड़ जाता है तो लवण रह जाता है नीचे, और वही वायु के साथ उड़ के खेतों में चला जाता है और फिर वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देता है। लवणों की अधिकता की समस्या वहाँ बनती है जहाँ जल की निकासी का प्रबंध ठीक नहीं हो, या फिर वर्षा कम होती हो, या तापमान उच्च रहता है। पानी में लवण की मात्रा समुद्र के चारों ओर अधिक होती है, क्योंकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, लवण नीचे रह जाता है, जो हवाओं के साथ उड़कर उपजाऊ खेतों में चला जाता है। लवणता को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? जो आपका वर्षा या समुद्र का जल है उसकी पर्याप्त निकासी होनी चाहिए, ठीक है। खेतों से बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। छोटे छोटे बोरिंगों के माध्यम से पाइपलाइन बिछाकर उसको निकालो पानी को। मृदा की ऊपरी परत पर भरे लवणयुक्त जल की निकासी करनी चाहिए। तो ये लवणता को रोकने के उपाय हैं। जल क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता है, इसलिए ध्यान से समझना। जब खेतों में नदी व समुद्रों में से जो पानी है वो भर जाए, या फिर तेज़ बारिश हो तो खेतों में पानी भर जाए, तो क्या होगा कि उसके कारण जो पानी है उसके निकासी का कोई प्रबंध ना हो, तो ये धीरे धीरे पेड़ पौधों की जड़ों, जो फसल होती है उसकी जड़ों में चला जाता है और ऑक्सीजन नहीं लेने देता है उनको, जिसके कारण वो पेड़ पौधे जो है मर जाते हैं। यही समस्या जल क्रांति कहलाती है। अच्छा, अब जल क्रांति हो किसके सकती है? या तो हम ज़्यादा सिंचाई कर दें फसल की, या फिर मूसलाधार बारिश हो जाए इससे पानी भर जाए, या फिर बाढ़ वगैरह आ जाए, ठीक है। पर्याप्त जल निकासी ना हो, नदी या शहर का जल जो है उसका रिसाव हो जाए, भारी बारिश हो जाए, अत्यधिक सिंचाई, तो ये सब इसके रीज़न है। नेक्स्ट है मृदा अवकरण का नियंत्रण। जो मृदा अवकरण समस्याएं हैं इनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? भाई, मृदा अपरदन कैसे रोकोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के, ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगा के, भूमि पर अधिक घास उगा के, जल निकासी की उचित व्यवस्था करके, बारिश के पानी को एकत्रित करके, खेत में रसायनों की जगह कंपोस्ट खाद का यूज करके, खेतों के आसपास ऊंचे वनों को लगाकर। तो इस तरीके से हम जो है मृदा अवकरण समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मृदा प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मृदा प्रदूषण क्या होता है? सोइल पॉल्यूशन मृदा के विभिन्न गुणों में होने वाले परिवर्तन में जो सभी जीवधारियों को हानिकारक होते हैं उसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मतलब मृदा जो है मिट्टी, उसके जो गुण हैं उनमें चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जीवधारियाँ जो है उनको हानि पहुंच रही है, तो ये मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण के कारण निम्नलिखित होते हैं। या तो हम खेतों में कीटनाशक का यूज कर लें, या अम्लीय वर्षा हो जाए, या लवणयुक्त जल के द्वारा खेतों की सिंचाई हो, ठीक है। खेतों में डाले जाने वाला रासायनिक पदार्थ, खेतों में हम जो है कंपोस्ट खाद की जगह क्या करें, रासायनिक पदार्थ का यूज करें, रासायनिक खाद का यूज करें। उसके बाद में भूमि के अंदर जो तेल और गैस के पाइप होते हैं ना, उनमें से तेल का रिसाव होना, तो ये मृदा प्रदूषण के ही उसमें आता है कैटेगरी में। उद्योग धंधों से निकलने वाला गंदा जल, तो ये सब मृदा प्रदूषण के कारण हैं, ठीक। बाकी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं घरेलू अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, खनन अपशिष्ट पदार्थ, ये इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, वनों के ऊपर मानव की निर्भरता व उसको कटान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि जो वन है, वनों के कटान का प्रभाव क्या होगा और मानव कैसे डिपेंड है वनों के ऊपर, वो बताइए। तो पहला है वनों के ऊपर मानव की निर्भरता। भाई, मानव को तो सब चीज़ चाहिए। देखो, वनों से क्या मिलता है हमको? एक तो हमें भोजन मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, उससे मृदा अपरदन रुकता है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वनों से प्राप्त होती हैं। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये बनाने के लिए जगह जो है वनों से ही प्राप्त होती है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ दवाइयों के काम में आती हैं वो इसी से प्राप्त होती है। ईंधन इसी से हमें मिलता है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। मानव की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो वनों से ही होती है। इसलिए मानव निम्न प्रकार से वनों पर निर्भर रहता है। पहला, भोजन के लिए वनों की आवश्यकता है। मानव के लिए भोजन के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वन से मिलेगी। कोई जड़ी बूटी, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ वन से मिलेंगी। वर्षा, हाँ वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वन। सड़क मार्ग और रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाने के लिए। कृषि भूमि का विस्तार के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए। तो ये डिपेंडेंसी है किसकी, मानव की, किस पे, वनों के ऊपर। आगे है, अगर वन काट दिए जाए तो मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी, वर्षा की कमी, उपजाऊ परत का समाप्त हो जाएगी वो। मृदा का कटान अत्यधिक हो जाएगा, जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाएंगी, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, बहुत सी प्रजातियाँ जो होती हैं वनों में वो नष्ट हो जाएंगी और जल स्तर में कमी आ जाएगी। तो ये उसके प्रभाव हैं। नेक्स्ट, खनन क्या है, माइनिंग क्या है। खनन की प्रक्रिया एवं उसके दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देख लिए खनन क्या क्या मतलब होता है, भूमि को खोद के उसमें से उपयोगी चीज़ें निकालना। मानव द्वारा भूगर्भ से खुदाई करके उपयोगी वस्तुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन के द्वारा निम्नलिखित पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। लोह अयस्क, तांबे, एल्यूमिनियम, कोयला, चांदी, सोना, हीरा, पारा, पेट्रोलियम, ये सब खनन के द्वारा ही प्राप्त करे जाते हैं। खनन की विधि कौन कौन सी हैं, मेनली 2 विधि हैं। पहली विधि भूमिगत खनन। भूमिगत खनन में क्या होता है, इसमें सुरंगें बनाई जाती हैं। खनन की इस प्रक्रिया में खनिज पदार्थों को भूमि से निकालने के लिए इनमें जो है सुरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, सुरंगों के माध्यम से खनिजों को निकाला जाता है। और जो सुरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, क्षैतिज सुरंगें, ऊर्ध्वाधर और आनत या तिरछी सुरंगें। नेक्स्ट है विधि कौन सी, ओपन कास्टिंग विधि। इसमें क्या है, इसमें जगह जगह छेद करके उसमें मसाला बारूद भर देते हैं, देन उसको ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में सुरंग नहीं बनाई जाती, बल्कि जहाँ पर खनिज पदार्थ होते हैं वहाँ पर उसकी सारी मिट्टी को हटाकर तथा खनिज चट्टानों में बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ छिद्र करके भर दिए जाते हैं और फिर वो विस्फोट हो जाते हैं। इस तरह की ये ओपन कास्टिंग माइनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण पर खनन का भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप मिट्टी खोदते हो तो नीचे से बहुत सारी दूषित गैसें निकलती हैं, कूड़ा कचरा निकलता है, जो कि वायु के साथ मिलकर वायु प्रदूषण करता है, जिससे मनुष्य का भी स्वास्थ्य खराब होगा और जो पशु पक्षी जानवर वगैरह हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब होगा। देखो, भूमि की ऊपरी परत पर पहले तो भूमि की ऊपरी परत बिल्कुल नष्ट हो जाती है। खनन के अनुपयोगी व्यर्थ पदार्थ भी बाहर आते हैं जो भूमि को बंजर बना देते हैं। विषैली गैसों के निकलने से वायु प्रदूषण अधिक होता है। खनन के दौरान भूमि में कंपन होता है और जिससे आसपास के घरों में दरार पड़ जाती है। वन संपदा का विनाश हो जाता है बिल्कुल, और भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है खनन के कारण। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन क्या है तथा इसकी विधियां क्या हैं और इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन यह एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया, यह ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके अंतर्गत कोई भी परियोजना है उसको अनुमति देने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और ये काम एक टीम के द्वारा किया जाता है। जो सरकार ने एक टीम हायर कर रखी है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी परियोजनाओं को अनुमति देने से पहले उसके विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मान लो मुझे माइनिंग खनन करना है तो मुझे सरकार से परमिशन लेनी है, तो परमिशन लेने से पहले सरकार जो मैं खनन करने जा रहा हूँ उससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा पर्यावरण के लिए, वो जो है अध्ययन करेगी पहले। तो वही प्रक्रिया कहलाती है पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। मूल्यांकन की विधियाँ 3 विधियाँ हैं। ठीक है, जो आपका ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी पूरी फुल फॉर्म। ठीक है,
कार्य निम्न पदों में पूर्ण किया जाता है। पहला, प्रारंभिक छानबीन। तो प्रारंभिक छानबीन कैसे करेंगे हम? प्रारंभिक छानबीन के अंतर्गत इस बात की जांच होती है कि पर्यावरण हेतु आया हुआ प्रस्ताव क्या सच में इसके लायक है। तो जो भी प्रस्ताव आया है वो ये देखा जाता है क्या ये सच में छानबीन करने के लायक है कि नहीं है, इसको आवश्यकता है इसकी नहीं है। देन उसके बाद पता चल गया कि हाँ भाई इसकी छानबीन करनी चाहिए, देखना चाहिए, इसके पर्यावरणीय प्रभाव को देखना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तीव्र पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पद शामिल हैं, अब उसका मूल्यांकन करो। सबसे पहले उस परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान की जाती है। उस क्षेत्र का पर्यावरणीय इम्पैक्ट किया जाता है जहां उसको स्थापित करना है। परियोजना से होने वाले लाभ का विश्लेषण किया जाता है और विवादित विषयों की सूची जिनका समाधान नहीं हो सकता है उनका विश्लेषण किया जाता है। देन उसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है वो है विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। ठीक है, अब सब काम हो गया। अब लास्ट में विस्तृत पद शामिल है। इसमें आधारभूत तथ्य, प्रभावों की पहचान, प्रभावों की भविष्यवाणी, प्रभावों का मूल्यांकन और योजनाओं पर नज़र रखना, ये विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम करना। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, मनुष्यों को प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण पड़ने वाले दूषित प्रभावों को कम करना, विकास परियोजना के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी, ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को शुद्ध रखती हो, परियोजना की एक ऐसी प्रक्रिया को हटाना जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं, बाकी आपको तो समझदार हैं, लिख भी सकते हैं पेपर में। पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण प्रबंधन देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कानून बनाए जाते हैं। पर्यावरण प्रबंधन में क्या होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं तथा उनको लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य आते हैं। पहला, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरणीय संबंधी कानून बनाना, वनों के कटान पर रोकथाम, पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और जैव विविधता की रक्षा। तो इनसे क्या होगा? इन सभी चीज़ों से पर्यावरण का प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक जोखिम या रासायनिक खतरा क्या है? इनका वर्गीकरण कीजिए तथा इसके निर्माण, भंडारण और हस्तांतरण से जुड़े जोखिमों के बारे में बताइए। रासायनिक जोखिम क्या होता है? जो जोखिम रासायनिक पदार्थों से हो वो रासायनिक जोखिम कहलाता है। जैसे यह एक ऐसा खतरा होता है जो कार्यस्थल पर रसायनों के संपर्क में आने से फैलता है। लगभग हर कार्यस्थल पर रसायनों का प्रयोग होता है जिनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि वे मानव के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अगर मैं बात करूं रासायनिक जोखिमों के वर्गीकरण की, तो पहला पर्यावरणीय जोखिम होता है, शारीरिक या व्यावसायिक जोखिम और स्वास्थ्य जोखिम। अगर रसायन से पर्यावरण के लिए क्या जोखिम हो सकता है? रसायनों से पहले तो वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के कारण जो जीवधारी हैं उनकी जान जाने का खतरा बना रहता है और जो पेड़ पौधे हैं वो संपर्क में आते हैं तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। अगर बात करूँ शारीरिक जोखिम की, तो रसायनों के संपर्क में आने से त्वचा का जलना, बीमारियां, बहुत प्रकार की बीमारियां, एलर्जी वगैरह ये सब हो जाना, तो ये रासायनिक संपर्क में आने से होती हैं और ये शारीरिक गतिविधि हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाना रासायनिक संपर्क में आने से। ठीक है, और पढ़ना चाहो तो बाकी ये जो है क्या है इसको, हाँ हमने नोट्स में पूरा डिटेल में बताया हुआ है इसको। ठीक है, रसायनों के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? सांस लेने में समस्या, त्वचा का लाल चकत्ते, कैंसर, हृदय रोग, आँखों के रोग, उल्टी आना, पित्त का बनना, ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं। अच्छा, रसायनों का निर्माण हो रहा हो या भंडारण, हस्तांतरण मतलब जब रसायनों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है तब कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं वो बताने हैं। तो देखो, जब ले जाया जाएगा तो उनको क्या करते हैं, उनको विस्फोट होने की संभावना है। ठीक है,
आग लग जाना, विस्फोट हो जाना, जहरीली गैस का बनना, जब भी वो निर्माण किया जाता है तो हो सकता है कोई जहरीली गैस ही बन जाए। रसायन का लीक हो जाना, रसायन किसी दूसरे रसायन से क्रिया करके उन्हें खराब कर देना। त्वचा में जलन, रसायन के भंडारण या उत्पादन के दौरान उसमें विस्फोट हो जाना। तो ये जो है जोखिम होते हैं जब इनका निर्माण किया जाता है या फिर हस्तांतरण किया जाता है तब। नेक्स्ट है आयात अधिनियम 1989 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आयात अधिनियम क्या है देखिए, भारत से बाहर किसी भी देश से आवश्यक सामग्री मंगाने की प्रक्रिया को आयात कहते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु सन 1989 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे आयात अधिनियम कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला, औद्योगिक गतिविधि। इसमें क्या है कि औद्योगिक संस्थानों में की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रसायन शामिल हों तो शामिल करने की संभावना, शामिल हो या फिर शामिल करने की संभावना हो, तो ऐसी प्रक्रियाओं को औद्योगिक गतिविधि कहेंगे। ठीक है, देन है औद्योगिक गतिविधि के दौरान सामान्य जिम्मेदारियां। ये क्या है, उत्पादन हेतु आवश्यक रसायनों को उपलब्ध कराना, सुरक्षा की व्यवस्था, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, रसायनों के उचित भंडारण की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है साइट। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर खतरनाक रसायनों का उत्पादन, संग्रहण, भंडारण तथा उपयोग किया जाता है। सेफ्टी रिपोर्ट यानी सुरक्षा क्या है कि आयात नियम के अंतर्गत एक संचालक किसी भी औद्योगिक गतिविधि को तब तक आरंभ नहीं करेगा जब तक कि उसने औद्योगिक गतिविधि एक सुरक्षा रिपोर्ट तैयार न की हो। टॉक्सिक रसायन क्या है, टॉक्सिक रसायन या विषाक्त रसायन जिसे बोलते हैं, ऐसे रसायन जो अपने भौतिक या रासायनिक गुणों के कारण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, विषाक्त रसायन कहलाते हैं। जैसे एसीटोन, एसिटिलीन, अमोनिया। ठीक है, ये साइनाइड हो गया, CH2CO, CCl4, C6H6, तो ये टॉक्सिक रसायन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये देख लो, इसमें खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन HWM, ये वही है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एंड हस्तांतरण रूल 1989 में तैयार की गई अनुसूची 4 में अलूह मतलब जो लोह ना हो, अलो धातुओं के कचरे को पुनः नवीनीकरण के रूप में लागू किया जाता है। इसमें तांबा, जस्ता, लेड, पीतल, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। दूसरा पॉइंट, जो अपशिष्ट पदार्थों से तात्पर्य ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। कंपनी का संचालक खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण एवं निपटाने की सुविधा स्थापित करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। कंपनी के संचालक तथा राज्य सरकार अपशिष्ट के निपटारे के लिए किसी उपयुक्त स्थान का चयन करेंगे। इससे पहले संचालक को लेआउट भी बनाना होगा जो कि उसके SPCB या फिर PCC में अनुमोदित कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 7, कौन सा है, आपदा प्रबंधन क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन, आपदा आने पर आपदा को नियंत्रित करने के लिए एवं उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए किए गए उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा एक टीम का चयन किया गया है। इसका काम आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना, उनको उस स्थान से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होता है तथा उनका भरण पोषण करना सरकार द्वारा किया जाता है। आपदा प्रबंधन की समस्याएं क्या होती हैं। आपदा प्रबंधन आ गया ना समस्या, आपदा प्रबंधन समझ में आ गया ना क्या है। देखिए, आपदा आने के बाद में जो उस आपदा से ग्रसित लोग होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं, या फिर उस आपदा के प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, और वहाँ से जो लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकालना होता है इसमें, तो ये आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी भाई। आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं, मान लो कोई आपदा आ गई तो आपदा प्रबंधन करोगे तो इसका मतलब उसके आपदा के प्रभावों को कम करोगे। तो आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना, निस्सहाय कमज़ोर लोगों को फिर से बसाना, सामाजिक महामारी से लोगों को बचाना, तो ये आपदा की
जो है आपदा प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला सुनामी। तो सुनामी क्या होती है भाई? समुद्र के तल में किसी भूकंप आने से, ज्वालामुखी फटने से, भूकंप आने से, ज्वालामुखी फटने से पानी के अंदर उथल पुथल होती है, जिसके कारण भयानक लहरें उत्पन्न होती हैं। इन्हें ही सुनामी कहा जाता है। इनकी जो स्पीड होती है वो 600 से 800 किलोमीटर पर आवर होती है तथा ये भारी तबाही मचाती हैं। सुनामी के प्रभाव क्या होता है? जो किनारों पर बंदरगाह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जो मछुआरों के घर होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। पर्यटक स्थल भी ख़त्म हो जाते हैं, जो तटों की मृदा होती है उसका कटान हो जाता है, और सुनामी के आगे बांध भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है? अगर तट से सुनामी 200 किलोमीटर की सुनामी का जो स्रोत है, सुनामी उत्पन्न का जो स्रोत है 200 किलोमीटर दूरी पे है तट से, तो ये अधिक हानिकारक होंगे, और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पे है तो कम हानिकारक होंगी ये सुनामी। नेक्स्ट है चक्रवात, ठीक है। चक्रवात क्या होता है? जब किसी स्थान पर न्यूनतम दाब बन जाता है तब उस स्थान पर उपस्थित हवाएं उसकी परिधि पर तेजी से घूमने लगती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। इनकी स्पीड 119 यानी 119 किलोमीटर पर आवर होती है। चक्रवात घूमती हवाओं के कारण उत्पन्न होता है, और चक्रवात से भाई पेड़ पौधे बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं। पेड़ पौधे, संचार टावर, सिग्नल टावर धराशायी हो जाते हैं, बिजली के खंभे भी टूट जाते हैं, कांच, फैक्ट्री की छतें, खपरेल मतलब जो टीन वगैरह होती हैं वो सब उड़ जाती हैं। आगे है भूस्खलन। भूस्खलन में क्या है? चट्टानों में दरार पड़ने के कारण चट्टानी पिंड या फिर मिट्टी नीचे की जो चट्टान की नीचे की जो मिट्टी है वो गुरुत्वीय बल के कारण खिसक जाती है, इसे ही भूस्खलन कहते हैं। इन दरारों के कारण भूकंप हो जाता है, मतलब भूकंप आ जाता है। साधारणतः कुछ दरारें मिट्टी के बंधक पदार्थों से बरसात के समय ये दरारें भर जाती हैं। कुछ दरारें बंद हो जाती हैं, इन्हें अक्रिय दरारें कहते हैं, लेकिन कुछ दरारें रह जाती हैं जो उनसे भी बंद नहीं होती। किनसे? मिट्टी से। जब बारिश पड़ती है तो बारिश के साथ मिट्टी आती है, मिट्टी से वो दरारें भर जाती हैं। जो दरारें भर गई वो अक्रिय दरारें, जो नहीं बनी वो सक्रिय दरारें, और सक्रिय दरारों के कारण ही क्या? भूस्खलन होता है। नेक्स्ट है आपका बाढ़, ठीक है। जहाँ भारत में बहने वाली नदियों से लाभ है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी ये विनाश का भी कारण बनती हैं। वर्षा ऋतु के कारण कई बार नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, तो आसपास के क्षेत्रों में नदियों का जल चला जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के प्रभाव क्या होंगे भाई? फसलें बिल्कुल पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कई बार मनुष्य तथा जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है। मृदा की उपजाऊ क्षमता खत्म, पीने वाला पानी दूषित, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। बाढ़ से बचाव का उपाय क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और नदी नाला में जो कचरा है उसको साफ करो ताकि पानी का फ्लो लगातार बना रहे। बड़े बड़े तालाब और झीलों का निर्माण कर दो, जिससे कि ओवरफ्लो हो तो पानी उसमें स्टोर हो जाए। जल की दिशा को परिवर्तित करके बांध इत्यादि बनाओ वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये भूकंप वाला, तो भूकंप वाले में आना चाहिए भाई। यहाँ पे ये क्या है? चलो इसको याद कर लो। 2001 में गुजरात में आया था, भुज में भूकंप आया था 2001 में। 2005 में मुजफ्फराबाद में आया था भूकंप, ठीक है। 2001 और 2005, इसको याद कर लो। नेक्स्ट है भूकंप क्या है और इसके कुप्रभाव लिखिए। देखिए, भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित भवनों को या तो क्षतिग्रस्त किया जाता है या फिर धराशायी किया जाता है। भूकंप के समय पृथ्वी से बहुत सारी ऊर्जा विकिरणों के रूप में निकलती है, और ये तरंगें परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर बनी इमारतें क्षैतिज कंपन करने लगती हैं और धराशायी हो जाती हैं। भूकंप के प्रभाव क्या है? मकान, स्कूल वगैरह ये सब धराशायी हो जाते हैं। संचार व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाती है, टावर वगैरह, सिग्नल सब खराब हो जाते हैं। मनुष्य एवं जानवरों की जान माल की भी बहुत हानि होती है। सड़क, रेल मार्ग, पुल इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। विद्युत लाइनें ध्वस्त हो जाती हैं। इससे सावधानी क्या है? जो मकान होते हैं वो पहले तो विद्युत रोधी बनाने चाहिए। भूकंप के समय घरों से बाहर खुले मैदान में आ जाएं। लोगों को भूकंप के प्रति जागरूक करें और मकानों को भूकंप रोधी होना चाहिए,
ठीक है। मकानों का निर्माण भूकंप को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्या है? जल की गुणवत्ता की जांच एवं जांच की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो जल की गुणवत्ता की जांच क्या है? जल की गुणवत्ता की जांच में हम क्या करेंगे, उसकी जो है जल का आपका वो उसकी डेंसिटी ज्ञात करेंगे जल की। ठीक है। जल की डेंसिटी, तापमान, और ये उसका हम ज्ञात करेंगे उसकी गुणवत्ता की जांच में। यदि हम एक ही स्थान पर पानी को 24 घंटों में अलग अलग बार जांचें तो उसके परिणामों में भिन्नता होगी हर एक बार। इसलिए जल की गुणवत्ता की जांच करना अति आवश्यक है। और जल की गुणवत्ता के मापने की 7 विधियां हैं। पहला CDOM या फिर FDOM देखभाल, क्लोरोफिल विश्लेषण, चालकता, लवणता, TDS की निगरानी, जल का तापमान रिकॉर्ड करना, विघटित ऑक्सीजन के स्तरों को मापना, pH व KH परीक्षण, और टर्बिडिटी TS व स्पष्टता का आकलन करना। तो इसमें से मेनली 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक कौन सा है, एक ये वाला। ठीक है। बाकी दे सारे रखे हैं, पढ़ लेना। देखो CDOM या फिर FDOM विधि। पहले CDOM की फुल फॉर्म सुन लो, कलर्ड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस विधि में जो CDOM है वो एक फ्लोराइड होता है जिसके स्तर को प्रकाश विद्युत सेंसर द्वारा मापा जाता है। यह सेंसर वाटर लेवल के बेस पर इसकी तीव्रता को मापते हैं। क्लोरोफिल विश्लेषण, इसमें क्लोरोफिल के द्वारा जो है पानी को शुद्ध किया जाएगा, उसकी शुद्धता की माप की जाएगी। इस विधि में पानी की शुद्धता मापने के लिए क्लोरोफिल तथा टॉक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए एक प्रभावी विधि है। TDS मेथड क्या है? जल की जांच के लिए चालकता, लवणता एवं TDS मीटर पानी में घुले अपघट्य में विद्युत प्रवाह में मापकर की जाती है। जल का तापमान रिकॉर्ड करके जो है उसको थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है उसका तापमान। तो इस विधि से भी हम जो है जल की जांच कर सकते हैं शुद्धता की। विघटित ऑक्सीजन के इस तरह को माप के ये पढ़ लेना। देन इसको pH वाला समझ लो। ठीक है। pH और KH परीक्षण, इस विधि में जल के pH मान की जांच की जाती है जो अम्लीयता और क्षारीयता को दिखाता है। और KH जो होता है वो एक कार्बनिक कठोरता होता है, उसकी भी जांच की जाती है इस विधि में। नेक्स्ट है टर्बिडिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखो। टर्बिडिटी में अचानक वृद्धि होना मृदा का कटान या बिंदु स्रोत है जो कि जल में भारी अपशिष्टों एवं धातु कणों को जोड़ता है। 90 डिग्री के कोण में बिखरे हुए प्रकाश को मापने के लिए नेफिलोमीटर का उपयोग किया जाता है तथा जल की गहराई को मापने के लिए साक्शीमीटर का उपयोग किया जाता है, उसको जल में उतारा जाता है। तो ये जो है ये तुम्हारी उसकी जल की विधियाँ हो गई। नेक्स्ट क्या है? वायु की गुणवत्ता की जांच और उसके मापदंडों को बताइए। मापदंड मतलब फिजिकल मापदंड, केमिकल और क्या कहते हैं जैविक मापदंड। ठीक है। वायु की गुणवत्ता की जांच, अब देखो वायु की गुणवत्ता की जांच में हम वायु की डेंसिटी, ठीक है, वायु का तापमान, दाब, उसमें जो गैसेज हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा की जांच करते हैं। वायु का तापमान, दाब, CO की मात्रा, CO2 की सापेक्षिक आर्द्रता, बारीक अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा, इनकी जांच की जाती है। अच्छा, अगर मैं वायु के मापदंडों की बात करूँ तो भौतिक मापदंड में क्या क्या आ सकता है? वायु के भौतिक मापदंड में उसकी डेंसिटी यानी घनत्व, उसका दाब आ गया, ठीक है, और उसका आयतन आ गया, उसकी ऊष्मा आ गई, तो ये भौतिक मापदंड। रासायनिक मापदंड में गैसेज आ जाएंगी, O2, N2, CO2, He, H2, जितनी भी गैस हैं उनका प्रतिशत के बारे में पता लगाना। और जैविक में क्या आ जाएगा? जिससे जो है जीव को हानि हो, तो उससे देखो अगर वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण क्या क्या हो सकता है? छींक, खसरा, खांसी, चिकन पॉक्स, पौधे एवं सब्जियों की संख्या में कमी और बुखार, पाचन समस्या इत्यादि। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार किया जाता है और जल के उपचार की विधियों के बारे में बताइए। तो घरेलू और औद्योगिक जल क्या होता है? जो ऐसा अपशिष्ट जल जो घरों से निकलता है, घरेलू अपशिष्ट जल, और जो उद्योगों से निकलता है वो औद्योगिक अपशिष्ट जल।
घरेलू अपशिष्ट जल में बहुत सारी गंदगी होती है, इसीलिए इसे सीधे नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये नदियों के जल को दूषित कर देता है, जिससे पानी पीने वाले जानवर या पक्षी बीमार हो जाते हैं और मौत का शिकार भी हो जाते हैं। इस जल का उपयोग तो उपचार किए जाने के बाद ही नदियों में मिलाना चाहिए। घरेलू जल का उपचार के उद्देश्य क्या हैं? जल प्रदूषण को कम करना, नदियों में दूषित जल को न बहाना, जल से पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबड़ आदि अशुद्धियों को दूर करना, अपशिष्ट जल से हानिकारक जीवाणुओं को निकालना, उसमें कॉलाइडी कणों को दूर करना, जल को सिंचाई के लायक बनाना, अपशिष्ट जल से दुर्गंध दूर करना। तो ये हमारे उद्देश्य हैं जल उपचार के। देन औद्योगिक जल उपचार। तो औद्योगिक जल उपचार देख लो। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में बहुत सारे हानिकारक तत्व होते हैं, जिन्हें अगर नदियों में मिला दिया जाए तो वे संपूर्ण जल को विषैला कर देंगे, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देंगे। इसीलिए औद्योगिक जल का उपचार अति आवश्यक है। औद्योगिक जल अपशिष्ट जल में निम्न हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से वो तत्व हैं? वो हैं, देखो, अब उद्योग में तो सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थ यूज हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के कण भी मिलेंगे, पारे के, अम्ल की मात्रा, क्रोमियम सल्फेट, और उसमें तेल और ग्रीस भी मिलेगा, ठीक है, दूषित जल में। तो ये सब होता है। अब अपशिष्ट जल के उपचार की विधियां क्या क्या हैं? देखो, जल उपचार की प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया: प्रारंभिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। प्रारंभिक उपचार में हम जो मोटे मोटे कण हैं जैसे प्लास्टिक, रबड़, पॉलीथीन, इनको दूर करेंगे। द्वितीयक उपचार में जल के महीन कण या कॉलाइडी कण होते हैं उनको दूर करेंगे। तृतीयक उपचार में जल में जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह होते हैं, रोगाणु नाशक का यूज करके उनको दूर करेंगे। तो पहला देखते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक, ये डायग्राम है पूरा जल के उपचार का, ठीक है। प्राथमिक उपचार भी है। देखो, प्राथमिक उपचार में 3 चरण होते हैं। पहला स्क्रीन, दूसरा ग्रिट कच्छ और तीसरा स्कीमिंग, ठीक है। पहला क्या है? स्क्रीन, दूसरा ग्रिट कच्छ और तीसरा स्कीमिंग। तो ये 3 जो उपकरण होते हैं वो यूज करे जाते हैं प्राथमिक चरण में। फिर यहाँ से जल ऐसे करके होता हुआ यहाँ पे शुद्ध जल हमको मिल जाता है। काम कैसे करते हैं वो देख लो इधर। प्राथमिक उपचार, अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थों को अलग किया जाता है: पॉलीथीन, कपड़े, चमड़ा, कॉर्क, रबड़, प्लास्टिक, पत्थर की गिट्टी, मिट्टी आदि। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत 3 उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहला स्क्रीन, ग्रिट कच्छ और स्कीमिंग टैंक, ठीक है, बताया था स्कीमिंग टैंक। स्क्रीन क्या होता है? ये एक जाली होती है जो इस्पात से बनी होती है। ये एक प्रकार की जाली होती है जो फ्रेम में फिट होती है, यह इस्पात से बनी होती है। उपचार के दौरान मोटे पदार्थ इसी में फंसे रह जाते हैं। ये नहीं दिख रही, ये जाली है, यहाँ से पानी ऐसे फ्लो होगा तो जो मोटे कण होंगे वो यहीं रह जाएंगे, बाकी का स्वच्छ पानी इधर चला जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन हो गई। देन ग्रिट कच्छ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिट कच्छ ये होता है। ग्रिट कच्छ में हम जो है बालू के कणों को अलग करते हैं। इसका प्रयोग 6 mm साइज वाले पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इसके द्वारा बालू के मोटे कण, कंकड़, लकड़ी की गिट्टी इत्यादि को अलग किया जाता है। यहाँ से भी पानी फ्लो हुआ, यहाँ से टकराने के बाद में कुछ कण यहाँ पे नीचे बैठ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे टकराने के बाद में भी कुछ नीचे बैठ गए, और देन जो ऊपर पानी आएगा वो स्वच्छ आएगा, यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ठीक। तो ये ग्रिट कच्छ होता है ये। नेक्स्ट है आपका स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक में क्या होता है? स्कीमिंग टैंक का उपयोग अपशिष्ट जल में से विभिन्न तेलीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये डायग्राम है, इसका डायग्राम देख लो। तीनों की बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, स्क्रीन में क्या करेंगे? प्लास्टिक वगैरह को जो अलग करेंगे, और आपका जो है उसमें ग्रिट कच्छ में क्या करेंगे? जो बालू के मोटे कण वगैरह होते हैं उनको अलग करेंगे, और तेलीय पदार्थों को स्कीमिंग टैंक में अलग करेंगे। द्वितीयक उपचार में क्या है? इसके अंतर्गत अपशिष्ट जल में विभिन्न मृदा के महीन कण, कॉलाइडी कणों को अलग किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जल के बहाव की दर काफ़ी कम रखी जाती है, जिसके कारण जल में मौजूद भारी कण स्वयं ही भार के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और इस कार्य के लिए अवसादन टैंक का प्रयोग किया जाता है।
तृतीय उपचार रोगाणुनाशक। अब इसमें रोगाणुनाशक क्या क्या है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर और लाल दवा। इनका यूज करके हम पानी को रोगाणु रहित बना देंगे, जीवाणु बैक्टीरिया सबको मार देंगे। इसके अंतर्गत जल में रोगाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं को अलग किया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जल को रोगाणु बनाने के लिए निम्न तत्व मिलाए जाते हैं, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा। नलों में नहीं डाली जाती है लाल दवा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। देखिए, जो विकिरणें होती हैं, विभिन्न विकिरणीय जो तत्व होते हैं उनसे विकिरणें मिलती हैं हमको। और विकिरणीय तत्व कौन से होते हैं, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया। ठीक है, तो ये सारे विकिरणीय तत्व होते हैं। प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ मौजूद हैं जिनसे हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है और ये विकिरण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इनका उत्सर्जन करने वाले पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं और उनसे होने वाला प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। मुख्य रेडियोधर्मी पदार्थ कौन कौन से हैं, इनसे विकिरणें उत्पन्न होती हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम और स्ट्रांसियम। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ के मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो उससे क्या होता है, देखो, एक तो अंधापन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, गले की समस्या हो सकती है, गले की समस्या, सिर दर्द और त्वचा के रोग। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो एक विकिरणों के द्वारा हो सकती हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण की पर्यावरणीय हानियां निम्नलिखित हैं। पर्यावरणीय हानियां यानी अब इससे पर्यावरण को क्या नुकसान है, बहुत नुकसान है भाई। पशु पक्षियों की जान चली जाती है, मानव और जानवरों के गुणसूत्रों में परिवर्तन, समय से पहले बुढ़ापे की समस्या, ऊर्जा के कारण में परिवर्तन, खुला छोड़ देने पे मृदा प्रदूषण हो जाता है। इनसे मृदा प्रदूषण होगा तो फिर वायु प्रदूषण भी हुआ। अब इनका नियंत्रण, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इनको। रेडियो अपशिष्ट नियंत्रण से तात्पर्य है कि उद्योगों से निकलने वाले ठोस, द्रव और गैसीय रेडियोधर्मी पदार्थ का उपचार या फिर निपटान की ऐसी विधियों से है जो अपशिष्ट निपटान के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मतलब वही है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको कंट्रोल, उनका नियंत्रण कैसे कर लें जिससे कि पर्यावरण को भी प्रभाव न पहुँचे, कोई हानिकारक प्रभाव न पहुँचे और उनका नियंत्रण भी आसानी से हो जाए। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, निम्न स्तरीय अपशिष्ट, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय अपशिष्ट। अगर मैं इसके चरण की बात करूं तो योजना एवं तैयारी पहला चरण, दूसरा अपशिष्ट का उपचार करो, देन पैकेजिंग, फिर भंडारण और निपटान कर दो उसका। नेक्स्ट है आपका वायु या धुएं को फिल्टर करने हेतु गुरुत्व अवसादन कक्ष को समझाइए। ये विधि होती है, ये वायु या फिर जो धुएं के कण होते हैं इनको फिल्टर करने के लिए यूज में लाई जाती है। इसका प्रयोग धुएं में 50 माइक्रोन से बड़े आकार वाले प्रदूषण कणों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें बड़े व्यास का पाइप लगा होता है जिसके कारण प्रदूषक कण नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और नीचे तली में लगे हॉपर में एकत्रित हो जाते हैं और हॉपर के माध्यम से उन्हें अलग किया जाता है। सामान्य तौर पर इनका प्रयोग कोयला उद्योगों में किया जाता है। इनकी संरचना और रखरखाव सरल होता है। डायग्राम देख लो इधर, यहाँ से वायु एंटर करेगी, जो भी धुआं है दूषित वायु यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ से एंटर करने ऊपर टकराने के बाद में इसके कण हैं जो वो यहाँ पे जो इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। इनको जो है यहाँ से फिर निकाल लिया जाएगा, ये हॉपर होते हैं, हॉपर, और यहाँ से शुद्ध वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है गुरुत्व अवसादन कक्ष होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1974 को समझाइए। एक अधिनियम आया था 1974 में जल प्रदूषण रोकने के लिए, तो वो क्या था वो सुन लो। उसके निम्नलिखित पॉइंट है। पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य था कि जल प्रदूषण के स्रोतों के बारे में पता लगा के उनको नियंत्रण करना। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग बोर्ड स्थापित किए गए जो जल प्रदूषण पर नियंत्रण करेंगे। बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यस्थल 3 वर्ष का होगा, ये तो याद करने पड़ेंगे तुमको। ठीक है, जल प्रदूषण का जो अधिनियम आया था उसमें ये मेंशन था कि जो बोर्ड स्थापित करे गए हैं उसको जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो बोर्ड स्थापित करे गए हैं
उनमें जितने भी मेंबर होंगे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और बोर्ड की मीटिंग हर 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर होगी। विशेष परिस्थितियों में बोर्ड की कर्मचारियों की संरचना भी केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड की वही भांति होगी, बस इसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे। तो ये 5 पॉइंट इसके ध्यान रखना। अब क्या है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 को समझाइए। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, पहला है कि वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का पता लगा के उन पर नियंत्रण करना, ये तो इसका काम था ही। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का ये भी काम था कि वायु प्रदूषण के स्रोतों को पता लगाओ और उन पर नियंत्रण करो। इसमें पेड़ों को लगाने पर अत्यधिक जोर दिया गया। यह बोर्ड वाहनों के धुएं के लिए मानक स्थापित करेगा, यानी कि जो जितने भी वाहन होते हैं जो भी मतलब जिनसे धुआं निकलता है उनके लिए मानक स्थापित करेगा यही बोर्ड। यह बोर्ड उद्योगों से निकलने वाले धुएं के लिए भी मानक स्थापित करेगा। यह बोर्ड वायु प्रदूषण वाले उद्योगों का डिज़ाइन और ये शहर से कितनी दूरी पे होनी चाहिए न्यूनतम दूरी का निर्धारण करेगा। चिमनियों की ऊंचाई का भी निर्धारण करेगा यही अधिनियम। और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियम की अवहेलना करता है, नियम को तोड़ता है, तो उसको आर्थिक दंड देना होगा तथा 6 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, यानी कि अगर किसी से प्रदूषण हो रहा है तो ये अधिनियम उस कंपनी पे प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, ये इस बात का भी अधिकार देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब ये पर्यावरण की संरक्षा के बारे में था, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में अधिनियम था ये वाला। इसका उद्देश्य क्या है, देखो पहला पॉइंट, इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित या सुरक्षित करना है और मानव जाति को प्रदूषण से बचाना इसका उद्देश्य था। यह अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता को मानकों का निर्धारण करता है पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए। यह अधिनियम खतरनाक सामग्रियों के प्रयोग, भंडारण आदि के लिए गए मानकों का निर्धारण करता है। यह अधिनियम केंद्र व राज्य प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कराने का अधिकार भी देता है। यदि कोई नियम का पालन नहीं करता तो उसे 5 वर्ष की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रदूषण से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए भी मानक तैयार करना इसी अधिनियम का काम है। आगे है पर्यावरणीय ऑडिट। ये क्या होता है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1970 के अंतर्गत की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। देखो पर्यावरणीय ऑडिट क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये पर्यावरणीय ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो ये भाई आपका जो है पूरा हो गया। EM जो है आपका ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के 10 चैप्टर थे तो 10 चैप्टर मैंने पूरे कर दिए। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगी वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोट्स भी परचेज कर लेना। ठीक है भाई, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहना।